हेलो एवरीवन, हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के सेशंस में जब हम रिडॉक्स टाइट्रेशन की बात करने वाले हैं और इंडिकेटर्स के जो सवाल आते हैं ना, देखो रिडॉक्स का जैसे बच्चे रिडॉक्स पूरा चैप्टर्स पढ़ते हैं तो उसमें से टाइट्रेशन वाला पोर्शन को लगता है कि बहुत टफ है ना। लेकिन मैं आज के बाद में कोई भी टाइट्रेशन का सवाल, चाहे वो सिंपल केमनोफोर या डाइक्रोमेट के टाइट्रेशन हो या उसमें फिनोप्थलीन मिथाइल ऑरेंज वगैरह है ना, वो इंडिकेटर्स यूज किए जाते हैं, वो सारे सवाल अपन यहाँ पे देख लेंगे। और एक बेसिक कंसेप्ट होता है, उसी को अप्लाई करना होता है और डायरेक्टली बस बेसिक कंसेप्ट है ना। और लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस सभी सवालों में अप्लाई करते हैं। तो और इसके साथ साथ अप्लाई कैसे करते हैं थ्योरी हमें पता होती है, बट सवालों में कैसे अप्लाई करते हो प्रैक्टिस फिजिकल में करना जरूरी है। तो यस, तो जो बच्चे सेशन में आ चुके हैं गिव इट थम्स अप और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसके बाद में कोई भी, क्योंकि टाइट्रेशन मेंस प्लस एडवांस में अच्छा खासा पूछा जाता है और बहुत ही सिंपल तरीके से इसके सवाल आते हैं। अब हम बात करते हैं, देखो टाइट्रेशन में दो तरह के है ना। ओके, एक तो नॉर्मल टाइट्रेशन होता है, जैसे ब्यूरेट होता है अपना है ना, जिसमें एक नॉन सॉल्यूशन होता है, इसका कंसंट्रेशन हमें पता होता है और अननोन सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हम डिटरमाइन करते हैं टाइट्रेशन के थ्रू। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, टाइट्रेंट होता है, यहाँ पे टाइट्रेट होता है। सेकेंड तरह के जो सवाल बनते हैं बच्चे, दैट इज फ्रॉम द, जब हम इंडिकेटर यूज करते हैं, नेप्थलीन हो गया अपना, ओके, फिनोप्थलीन हो गया या मिथाइल ब्लू हो गया, मिथाइल ऑरेंज वगैरह हम यहाँ पे यूज करते हैं, तो वो सेकेंड टाइप के सवाल बनते हैं। तो उसमें एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, वो आपको पता होनी चाहिए, तो उसको अपन देखेंगे। और केमनोफोर में कोई इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ती, खुद ही एक सेल्फ इंडिकेटर होता है। तो और अलग से जब इंडिकेटर यूज करते हैं वो वाले सवाल, दो टाइप के सवाल से यहाँ पे बनते हैं और इसमें डिफरेंट डिफरेंट सिंपल टाइट्रेशन के सवाल भी अपन देखेंगे, है ना। तो सिंपली बताऊं व्हाट इज द टाइट्रेशन। टाइट्रेशन होता है क्या ना, तो अपन एक अननोन सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हम डिटरमाइन करते हैं विद द नॉन सॉल्यूशन कंसंट्रेशन, उसके हेल्प से हम जब डिटरमाइन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं टाइट्रेशन, है ना। ओके, तो ये डेफिनेशन अपनी यही लिखी हुई जो मैंने आपको बोला है। अब टाइट्रेशन में होता है क्या बच्चे, है ना। अब टाइट्रेशन में देखो ये एक सिंपल सा कंसेप्ट, बाकी ज्यादा थ्योरी आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। तो अपने को क्या करना होता है, टाइट्रेशन में लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस लगाना होता है। सारे सवाल में हम एक ही कंसेप्ट लगाएंगे। तो इधर जो सॉल्यूशंस होता है उसको हम बोलते हैं टाइट्रेंट। ओके, अब मैं बोलता हूं जिसकी नॉर्मलिटी है N1 है, और जब टाइट्रेट इक्विवेलेंस पॉइंट पहुंचा तो उसकी वॉल्यूम यूज ही V1 है ना। ओके, और इधर क्या है, टाइट्रेट है जिसका हम टाइट्रेशन कर रहे हैं और उसकी नॉर्मलिटी हमारा N2 है। ओके, उसकी और यहाँ पे वॉल्यूम V2 है, तो N2 हमें डिटरमाइन करना होता है ना। ओके, तो क्या करेंगे, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस जब लगाएंगे ना, इक्विवेलेंस पॉइंट पे इसके जो मिली इक्विवेलेंट होंगे, तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ टाइट्रेंट, मिली इक्विवेलेंट टाइट्रेंट के जो मिली इक्विवेलेंट होंगे दैट इज इक्वल टू द मिली इक्विवेलेंट ऑफ, ओके, आपका होगा टाइट्रेट। और मिली इक्विवेलेंट क्या होता है बच्चे, दैट इज है ना N1V1 नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इक्वल टू N2 इनटू V2। ओके, तो नॉर्मलिटी को क्या लिखोगे, मोलरिटी इनटू n फैक्टर 1 कर दोगे, ओके, इनटू V1 प्लस मोल M2 इंटू इसका n फैक्टर 2, ओके, इंटू V2 कर दोगे। तो ये आपका, बस ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना होता है सभी सवालों के अंदर। अब डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे ना, अब डिफरेंट डिफरेंट तरह के टाइट्रेशन होते हैं। अब डायरेक्टली अपन हर सवाल में यही लो केमिकल इक्विवेलेंस अप्लाई करने वाले हैं ना, तो ये ध्यान रखना, बस सारे टाइट्रेशन के सवालों में यही होता है। अब देखो मैं डायरेक्टली अब सवाल पे आता हूँ, तो सवाल से क्या होगा, बेटर क्लियरिटी आपको आएगी ना। अब देखो इसमें क्या बोला गया है, ओनली 2 ml of KMnO4 solution of unknown molarity is required to reach the end point of titration of, तो आपको बोला गया यहाँ पे 2 ml KMnO4 solution दिया गया है, उसकी मोलरिटी हमें नहीं पता ना, M2 बोल देते उसकी मोलरिटी हमें नहीं पता। ओके, इज रिक्वायर्ड टू रीच द एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन ऑफ 20 ml, है ना। तो इधर जो दिया गया है दैट इज 20 ml ऑक्सिलिक एसिड दी गई है। ओके, H2C2O4 दिया गया है, H2C2O4 is given here, ओके, H2C2O4 20 ml दिया गया है और 2 मोलार दी गई है ना, और यहां से मोलरिटी दी गई है इसकी, दैट इज M1 में बोल देता हूं, दैट इज 2 मोलार। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको फॉर्मूला जो लगाना बचे दैट इज है ना, मिली इक्विवेलेंट इसके बराबर करने हैं, मिली इक्विवेलेंट इसके बराबर करने हैं, दैट इज N1V1 इक्वल टू द N2V2। ओके, तो इसकी नॉर्मलिटी कितनी हुई बच्चों, मोलरिटी कितना हो गया, 2, एसिड का एन फैक्टर कितना होगा, ऑक्सिलिक एसिड का 2H है तो 2 है ना 2, तो ये हो गया इसकी नॉर्मलिटी। वॉल्यूम कितनी होगी 20 ml आपको दिया गया। हाँ जी, KMnO4 आपको एसिडिक मीडियम है, तो KMnO4 के लिए ध्यान रखना है ट्रिक, बेन 153, बेन 153 ये होता है एन फैक्टर, एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर होता है 5, न्यूट्रल और फेंटली एल्कलाइन में 3, बेसिक मीडियम में होता है 1। तो आपको एसिडिक मीडियम दिया गया तो एन फैक्टर कितना आएगा 5 आएगा, तो इसकी मोलरिटी नॉर्मलिटी कितना होगा, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर 5, और वॉल्यूम कितना है 2 है, वॉल्यूम कितना है बच्चों दैट इज 2। तो
तो M2 का वैल्यू कितना आ गया, M2 विल बी द 8 मोलार। तो डायरेक्टली बस आपको फॉर्मूला लगाना था, सिंपल लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस से, तो कुछ सेकंडों में आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट सवाल को ट्राई करो ना, खुद से भी ट्राई करो। ओके, वीडियो को पॉज भी आप कर सकते हो, ट्राई, है ना। अब देखिए इस सवाल में आप देखिए इन्होंने क्या बोला है, 0.01 मोलार सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 वाज एडेड टू 20 ml ऑफ इतना मोलर मोहर सोल्ट, है ना। मोर सोल्ट का हमेशा ध्यान रखना, मोर सोल्ट के अंदर एन फैक्टर जो आएगा 1 आएगा, क्योंकि आयरन 2 में होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आयरन उसको 3 में भेज देगा। तो मोर सोल्ट का एन फैक्टर आपको ध्यान रखना है ना। ओके, तो बोला गया 0.01 मोलार KMnO4 सॉल्यूशन वाज एडेड टू इतना ml ऑफ, है ना, थ्रू ए ब्यूरेट। अब आपको इसमें उल्टा दिया गया, इधर जो सॉल्यूशन दिया गया दैट इज 0.01 मोलार और इसकी वॉल्यूम, है ना, इसकी वॉल्यूम V1 है। अब ये अननोन सॉल्यूशन ना, ठीक है, V1 और इसकी वॉल्यूम दी गई है। अब जब इसका टाइट्रेशन जब हम करें, मोर सोल्ट, इधर क्या दिया, मोर सोल्ट दिया गया है, दैट इज M2 का वैल्यू इज गिवन टू बी द 0.05 एंड V2 इज गिवन टू बी द 20 ml। इधर है अपना मोर सोल्ट, है ना, मोर सोल्ट इधर दिया गया है। तो मोर सोल्ट का एन फैक्टर रहेगा बच्चे 1, याद रख लेना ना, एन फैक्टर होता है 1, क्योंकि आयरन 2 में होता है तो आयरन 3 में जाएगा। ओके, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ, अब आपको बोला गया इनिशियल रीडिंग वाज, ना, ब्यूरेट की जो इनिशियल रीडिंग थी बच्चे, अब क्या होगा, अब स्टार्टिंग में जो इनिशियल रीडिंग जो ब्यूरेट की जो गिवन थी दैट इज द 50 ml, ये आपका 50 ml था। ओके, अब इसमें धीरे धीरे यहाँ पे अपन ने इस नॉब को ओपन किया, तो धीरे धीरे यहाँ से अपना KMnO4, है ना, इधर क्या है, KMnO4 गिवन है, तो धीरे धीरे नॉब को ओपन किया तो KMnO4 नीचे की तरफ आएगा। ओके, एक पॉइंट जब आएगा ना, कुछ अमाउंट यहाँ से कंज्यूम होगा, सपोज मैं कह देता हूँ कि भाई 50 ml से ये इधर है ना, यहाँ कहीं पहुंचा होगा, V1 अमाउंट, V1 वॉल्यूम कंज्यूम हुई होगी, तो उस टाइम पे जब इक्विवेलेंस पॉइंट पे। ओके, तो लेकिन इसमें सवाल में पूछा गया वॉल्यूम ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन लेफ्ट इन द ब्यूरेट पूछा गया। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको लगाना भाई N1V1 इक्वल टू N2V2, N1V1 इक्वल टू N2V2, V1 वॉल्यूम KMnO4 की इक्विवेलेंस पॉइंट पे कंज्यूम हो गई होगी। ओके, हाँ जी, तो N1 नॉर्मलिटी कितनी दी हुई है, मोलरिटी 0.01, एन फैक्टर कितना आएगा, और ये देखो ये एसिडिक मीडियम में आपको दिया गया था ना, इट्स गिवन इन द एसिडिक मीडियम सवाल में ना, तो एन फैक्टर 5 ले लेना। ओके, है ना, तो N1 V1 भाई इतनी वॉल्यूम कंज्यूम हुई है, N2 कितना करोगे 0.05, एन फैक्टर 1 ले लेना, और वॉल्यूम विल बी द 20, तो 20 आपका वॉल्यूम हो जाएगा ना, 20 विल बी द वॉल्यूम फॉर दिस वन, तो ये आपका 20 वॉल्यूम हो जाएगा। तो V1 कितना हो जाएगा, V1 विल बी द 20 ml, है ना। यहाँ से अगर आप देखोगे, अगर इसको आप ध्यान से देखो तो 20 ml, लेकिन आपको पूछा क्या गया है, दे आस्किंग कि V1 भाई यहाँ से ब्यूरेट से इतना खाली हुआ है, तो 20 ml खाली हुआ है, लेकिन पूछा गया कितना KMnO4 सॉल्यूशन लेफ्ट इन द ब्यूरेट, तो 20 ml खाली हुआ तो कितना बचा होगा, लेफ्ट होगा, दैट विल बी द 50 - 20 दैट इक्वल टू द 30 ml विल बी द लेफ्ट। तो बस कुछ भी नहीं करना यार, कभी KMnO4 लेगा, कभी डाइक्रोमेट लेगा, कभी ऑक्सलिक एसिड लेगा, कभी फेरस आयन लेगा, कभी मोर सोल्ट लेगा ना, इस तरीके से ना टाइट्रेशन सिंपल। अब इस सवाल को मैं अप्लाई कीजिए। अब इन्होंने क्या बोला गया, कंसिडर द टाइट्रेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन विद एसिडिफाइड मोर सोल्ट सॉल्यूशन। मोर सोल्ट आपको लिया गया है और इसमें डाइफिनाइल अमीन एजेंट इंडिकेटर यूज किया है। इंडिकेटर बताता भाई हाँ इक्विवेलेंस पॉइंट पहुंच गया है। KMnO4 में क्या होता है, हमें इंडिकेटर की जरूरत नहीं होती, खुद ही एक सेल्फ इंडिकेटर होता है जहां पे पर्पल कलर में टर्न हो जाता है। हाँ, तो इधर देखिए, कंसिडर टाइट्रेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन विद एसिडिफाइड मोर सोल्ट। सपोज इधर ले लेते हैं, मोर सोल्ट ले लेते हैं। ओके, तो इस तरफ है मोर सोल्ट और इस तरफ है डाइक्रोमेट, है ना, K2Cr2 7। अब इससे फर्क नहीं पड़ा ऊपर ले रहे हो नीचे ले रहे हो, सवाल करते टाइम, है ना। ओके, तो जनरली क्या करते हैं, इधर सॉल्यूशन जिसका नॉन कंसेंट्रेशन होता है अननोन इधर लेते हैं अपन, है ना। तो इसको टाइट्रेट बोलते हैं, उसको टाइट्रेंट बोलते हैं। अभी सवाल करते टाइम इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ओके, लेकिन लैब में अलग तरीके से लेते हैं ना। हाँ, तो बोला कि भाई पोटेशियम डाइक है ना, तो कंसिडर टाइट्रेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट विद एसिडिफाइड मोर सोल्ट सॉल्यूशन यूजिंग डाइफिनाइल अमीन एजेंट इंडिकेटर। चलो ठीक है, इंडिकेटर का काम होता है यहाँ इक्विवेलेंस पॉइंट पहुंच गया, हमें बताता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोर सोल्ट रिक्वायर्ड पर मोल ऑफ डाइक्रोमेट। भाई इसके आपको मोल्स बताने, भाई इसके मोल्स कितने रहे होंगे जब इसके पर मोल, है ना, इसके 1 मोल दिया गया है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको लगाना है N1V1 इक्वल टू द N2V2। ओके, तो ये आपका मिली इक्विवेलेंट होता है। और मिली इक्विवेलेंट पता है क्या होता है, आपका होता है बच्चे यहां से मोल्स इंटू एन फैक्टर, है ना, एन फैक्टर 1 इक्वल टू मोल्स, सेकंड वाले के मोल्स, तो 2 फॉर्मूले होते हैं ना, या मिली मोल्स ले लो, एन फैक्टर 2, ये तो इक्विवेलेंट हो गए, ये मोल्स हो गए ना, ये भी इक्विवेलेंट हो गया, मोल्स इंटू एन फैक्टर एक अनदर फॉर्मूला होता है। तो इसका आप ध्यान रखो, मोल्स 1 दिया हुआ है, एन फैक्टर ध्यान रखना भाई, इसका एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर आता है 6। ओके, जो स्टैंडर्ड एन फैक्टर जो आपको याद है,
हाँ जी, क्योंकि इसमें एसिडिक मीडियम में क्या होगा, क्रोमियम +3 से +6 में जाएगा, तो चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट जो आएगी 3 की आएगी, लेकिन 2 क्रोमियम एटम है तो 6, तो एन फैक्टर विल बी 6। मोर सोल्ट का एन फैक्टर हमेशा ध्यान रखना भाई, यहाँ पे मोल आपको पूछा कि एन फैक्टर है ना 1 होगा, तो N2 का वैल्यू कम्स आउट विद 6, तो डायरेक्टली 6 आएगा ना। ओके, अब इसमें मोर सोल्ट होता या यहाँ पे फेरस सल्फेट दिया होता तो भी सेम आंसर होता, क्योंकि मोर में भी +2 होता है और फेरस सल्फेट में भी आयरन +2 ही होता है। एक और सवाल मैं करता हूँ, बाकी के सवाल आप होमवर्क में ट्राई करना। हाँ जी, देखो इसमें बोला गया है when 10 ml of an aqueous solution of KMnO4 was titrated in acidic medium, जब 10 ml ऑफ है ना KMnO4 सॉल्यूशन एसिडिक मीडियम में टाइट्रेट किया जाता है, तो इधर है, इधर V2 में बोल देता हूं 10 ml है, और इधर सॉल्यूशन आपको KMnO4 इज गिवन है, इधर KMnO4 है। ओके, 10 ml सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 को इज टाइट्रेटेड इन एसिडिक मीडियम में, इक्वल वॉल्यूम ऑफ इतना मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट वाज रिक्वायर्ड, है ना। तो कितना चाहिए, तो इधर है आपका फेरस सल्फेट, है ना, फेरस सल्फेट इज गिवन आयरन 2 में दिया गया, मोर सोल्ट होता है फेरस होता है, एक ही बात है, आयरन 2 में है ना, तो इधर मोलरिटी इज गिवन टू बी द 0.1 मोलर, और V1 इक्वल वॉल्यूम बोला गया 10 ml, आपको इधर बोला गया। ओके, 10 ml आपको बोला गया, एसिडिक मीडियम में आपको गिवन है, तो एसिडिक मीडियम में KMnO4 का होता है एन फैक्टर, तो स्ट्रेंथ ऑफ KMnO4 पूछी गई, मतलब कंसंट्रेशन पूछा गया, बट इट विल बी इन द, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो पूछा गया स्ट्रेंथ ऑफ KMnO4 इन ग्राम पर लीटर, तो ग्राम पर लीटर में आप तो मोलरिटी निकालो, मोल्स पर लीटर मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर देना, KMnO4 158 होता है, फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको क्या करना होगा कि सर N1V1 इक्वल टू द N2V2 लगाओगे। हाँ जी, नॉर्मलिटी कितना हो इसका, मोलरिटी 0.1, तो ये आयरन 2 से आयरन 3 में जाएगा, एन फैक्टर 1 रहेगा, वॉल्यूम विल बी द 10, N2 कितना रहेगा N2, ओके, N2 विल बी द M2 बोल दूं मैं इसको, इसका एन फैक्टर 5 बोल दूं, M2 इंटू 5 इंटू 10, तो ये वाला वैल्यू कितना आएगा बच्चे, दिस वैल्यू विल बी द मोलरिटी विल बी द 1/50 मोलार, तो 1/50 मोलार आ जाएगा, तो है ना, ये है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर है, लेकिन आपको स्ट्रेंथ जो पूछी गई है डायरेक्टली, है ना, आपको ग्राम पर लीटर में पूछी गई है, तो आपका जो स्ट्रेंथ आएगा दैट इज 1/50, मोलिकुलर वेट ऑफ KMnO4 158 होता है, और ये हो गया ग्राम पर लीटर में आ जाएगा आंसर। लेकिन आपको आंसर जो पूछा गया 10⁻²में पूछा गया ना, तो 10⁻² में मल्टीप्लाई कर दें तो हम जो आपको जो आंसर आएगा दैट इज 316, है ना, तो ये वाली वैल्यू जो आ रही बच्चों 3.16 आएगी, लेकिन आपको 10⁻² में पूछा गया तो 316 इंटू 10⁻² आ जाएगा, बस कुछ भी नहीं करना, तो समझ में आ गया। तो कभी इधर से टाइट्रेशन है ना, तो N1V1 इक्वल टू N2V2 लगाना है। अब देखो आप कई बार कहते हो कि सर कुछ सवाल होमवर्क में दिया करो, अब जो चीज मैंने यहाँ पे सिखाई है ना डायरेक्टली, है ना, जैसे कि 20 ml ऑफ इतना मोलर डाइक्रोमेट सॉल्यूशन इज यूज्ड फॉर द टाइट्रेशन ऑफ फेरस सॉल्यूशन। ओके, तो भाई ये आयरन 2 को आयरन 3 में भेजेगा, तो इसका एन फैक्टर कितना आएगा बच्चे, एन फैक्टर इसका लोगे आप 6 लोगे, है ना, याद रखना ना, डाइक्रोमेट का एन फैक्टर 6 होता है, इस +2 से इसका एन फैक्टर लोगे, है ना, 1 लोगे, तो दोनों के N1V1 इक्वल टू N2V2 कर देना, और जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने ना आंसर मैंने मार्क कर दिया वैसे। ओके, सिमिलरली ये सवाल है, ओके, ये अगेन फिर से रिपीट हुआ है, एक बार जो मैंने पहले एक सवाल डिस्कस किया वो जेईई एडवांस का था, ना जेईई मेंस में सवाल फिर से रिपीट हुआ ना, तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे आपको लगाना है, और इसका आंसर भी आपको बताना कमेंट सेक्शन में कि हाँ सर आ गया, हमने सोल्व किया था, जो मैंने कंसेप्ट सीखा है ना, खुद से प्रैक्टिस करनी है। अगेन एक और सवाल मैंने आपको होमवर्क में दिया गया, लेकिन इसमें बोला गया KMnO4 एसिडिक मीडियम है, तो KMnO4 एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर 5 होता है, एन फैक्टर 5 कंसिडर करके चलना, और ऑक्सलिक एसिड डाइहाइड्रेटेड सॉल्यूशन दिया गया, ध्यान से देखना ना, डाइहाइड्रेटेड ऑक्सलिक एसिड ये होता है बस, है ना, तो ये मोलिकुलर फॉर्मूला ये रखना आपको ना, क्योंकि उसमें जो मोलरिटी पूछी गई है डाइहाइड्रेटेड ऑक्सलिक एसिड की, वो ग्राम पर लीटर में है ना, तो सिमिलर जो सवाल किया था ना, मोलरिटी निकाल लेना, फिर इसको इस वाले मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर देना, इसका जो एन फैक्टर रहेगा, एन फैक्टर एसिड का 2 ही रहेगा ना, तो सेम फिर से अप्लाई करना। तो 3 सवाल मैंने आपको नॉर्मल टाइट्रेशन के सवाल आपको बताएं, तो उनमें आपको अप्लाई करने हैं ना। ओके, इसका आंसर ये रहेगा। नाउ अब सेकंड टाइप जो होता है बच्चे, यानी इसको ध्यान से समझना, इसमें छोटा सा कंसेप्ट होता है, और ये सवाल है ना आपकी रैंक को डिसाइड करेंगे ना, अगर आपको चाहिए कि सर मेरी रैंक बूस्ट हो, तो ये रैंक डिसाइडर सवाल होते हैं, डबल इंडिकेटर टाइट्रेशन। तो इसमें बस एक चीज आपको ध्यान रखनी है, तो डबल इंडिकेटर टाइट्रेशन में आपको पीएस, जैसे ये ग्राफ को आपको देखना ना, अब कई बार ऐसे सवाल में दिया हुआ होता है कि ओके कि भाई है ना, हमने बाहर से इंडिकेटर फिनोप्थलीन ऐड किया है, मिथाइल ऑरेंज ऐड किया, तो आपको पता है फिनोप्थलीन जो वर्क करेगा, अब ये कोई एक सेलेक्टेड पीएच रेंज होती है उसमें वर्क करता है ना, सेलेक्टेड पीएच रेंज में वो वर्क करता है, जैसे कि अगर आप ध्यान देखो 9 10 11 12 13 है ना, कुछ इस तरह से ना, इधर 7 कहीं आया होगा। ओके,
एक पर्टिकुलर रेंज में वर्क करता है। तो ये आपको पता चल गया भाई यार, ये पीएच जो रेंज है बेसिक मीडियम है। तो फिनोप्थलीन को मैं डिनोट करूंगा पीएच एच से डिनोट करेंगे बच्चों ना। और ये क्या होता है, वर्क इन बेसिक मीडियम, वर्क इन बेसिक मीडियम रेंज में, बेसिक मीडियम में ये वर्क करता है, जरूर से ध्यान रखना इसको। और मिथाइल ऑरेंज को अपन डिनोट करेंगे एमईओएच से, है ना, मिथाइल ऑरेंज, मिथेनॉल नहीं, इसका मैं शॉर्टकट नाम यूज कर रहा हूं। तो ये पीएच 7 से नीचे में वर्क करती है, मतलब ये एसिडिक मीडियम है। तो ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना, वर्क इन एसिडिक मीडियम, दैट्स इट, है ना। तो ये एसिडिक मीडियम में वर्क करती है, 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं जरूर से इन इंडिकेटर के बारे में ना। इससे सिलेक्टिव सवाल आते हैं, बस इनको देख के आप सवालों को कर सकते हो। अब देखो ना, इसमें 2 तरह के सवाल बनते हैं। ओके, अब देखो पहला सवाल क्या होता है, अपन ने क्या करें, Na2CO3 ना, सोडियम कार्बोनेट को, ओके, बाहर से इसका टाइट्रेशन करें HCl के साथ। ओके, तो इसमें क्या होता है, देखो Na2CO3 है ना, पहले एक Na+ निकलेगा, फिर दूसरा बाहर निकलेगा। तो इसमें 2 इक्विवेलेंस पॉइंट आते हैं। तो 2 टाइप केस में डिस्कस करूंगा, फिर कुछ सवाल अपन यहाँ पे करने वाले हैं। अब देखो, क्योंकि ये एसिड, ये बेसिक है ना, ये बेस है, ये एसिड, ये एसिड बेस्ड टाइट्रेशन हुआ एक तरह से, है ना। अब लेकिन क्या होता है, अब जैसे कि शुरुआत में अपन ने HCl ऐड किया Na2CO3 में, Na2CO3 प्लस HCl मिलकर क्या बनाएगा, तो यहां से एक ही Na+ निकलेगा, तो सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, प्लस NaCl निकलेगा। तो आपको ये समझ में आ गया भाई, पहला इक्विवेलेंस पॉइंट मतलब एक H+ ने एक्सेप्ट किया। अब ये ध्यान से देखना है, NaHCO3 तो ये सोल्ट स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का है। तो नाउ दिस इज द बेसिक इन नेचर, ये बेसिक इन नेचर प्रोडक्ट बन रहा है। जब प्रोडक्ट बेसिक बनना है तो वहां पे कौन सा इंडिकेटर हम यूज करेंगे, जो बेसिक मीडियम में वर्क करता हो, बिकॉज दिस इज नाउ द बेसिक। अब ये आपका बेसिक है, तो बेसिक मीडियम में जो इंडिकेटर वर्क करेगा तो फिनोप्थलीन। अब याद करने का तरीका क्या है, देखो शॉर्टकट में मैंने बताया था, फिनोप्थलीन में क्या होता है, अपन ने डिनोट किया, ये एच है कुछ इस तरह से, मिथाइल ऑरेंज में शॉर्टकट से OH ऐसा डिनोट किया। तो ध्यान रखना, एसिड है तो बेस में रिएक्ट करेगा, अगर इसमें मैंने इस तरह का शॉर्टकट नाम यूज किया तो OH है तो ये एसिडिक मीडियम में वर्क करेगा। तो पहले इक्विवेलेंस पॉइंट जब पहुंचा तो वहां पे अपन क्या करते हैं, फिनोप्थलीन एज एन इंडिकेटर ऐड करते हैं। फिर क्या होता है, फिर सेकंड है ना, ये NaHCO3 फिर से क्या करेगा HCl के साथ। भाई देखो शुरुआत में Na2CO3 है, NaHCO3 में कन्वर्ट हो गया, फिर से ये वापस से एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो H2CO3। नाउ दिस इज द एसिड। अब आप देखोगे तो एसिड, तो एसिडिक मीडियम में कौन सा इंडिकेटर वर्क करेगा, दैट इज द बेसिक वाला मिथाइल ऑरेंज, है ना। तो ये आपका एसिडिक मीडियम में आपका मिथाइल ऑरेंज वर्क करता है। डन, तो ये ध्यान रखना है। तो देखो इसमें पहले से आता है कि पहले इक्विवेलेंस पॉइंट पे मैंने फिनोप्थलीन एज एन इंडिकेटर यूज किया, सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट पे मैंने मिथाइल ऑरेंज यूज किया। तो बस कुछ भी नहीं करना, तो ध्यान से देखना, Na2CO3 का सिर्फ इसने एक H+ एक्सेप्ट किया तो इसका एन फैक्टर 1 होगा, और HCl का भी एन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। तो आप क्या करोगे, मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl, और मिली इक्विवेलेंट क्या होते हैं, मिलीमोल इनटू एन फैक्टर। तो ध्यान रखना इस इक्वेशन में एन फैक्टर क्या आएगा, 1 आएगा, और HCl का एन फैक्टर 1 होता है। सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट में दोनों के मिली इक्विवेलेंट बराबर करोगे, बाइकार्बोनेट ने क्या किया, इसने फिर एक H+ एक्सेप्ट किया तो इसका भी एन फैक्टर क्या आएगा, 1 आएगा। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaHCO3, तो एन फैक्टर 1 आएगा, ध्यान से ना। तो पहला तरह का सवाल है बनता है। ओके, आएगी, पहले हमने क्या किया, मिथाइल ऑरेंज ऐड किया, सॉरी पहले हमने फिनोप्थलीन ऐड किया फर्स्ट पे, फिर हमने मिथाइल ऑरेंज ऐड किया। तो स्टेप बाय स्टेप 2 प्रोसेस हो गए। अगर आपको डायरेक्टली बोल दिया जाता कि सिर्फ और सिर्फ हम मिथाइल ऑरेंज एज एन इंडिकेटर ऐड करें, तो मिथाइल ऑरेंज किस में वर्क करेगा, मिथाइल ऑरेंज वर्क करेगा बेसिक मीडियम में, आप सॉरी है ना, मिथाइल ऑरेंज किस में वर्क करेगा, एसिडिक मीडियम में। तो एसिडिक मीडियम तो उसमें पहला इक्विवेलेंस पॉइंट नहीं पहुंच पाता। अब आपको बोला जाए कि इधर से क्या है कि भाई Na2CO3 और HCl के टाइट्रेशन में सिर्फ हम क्या यूज करें, अपन यहाँ पे यूज करें सिर्फ मिथाइल ऑरेंज, तो ये इक्विवेलेंस पॉइंट नहीं आएगा, तो बाइकार्बोनेट भी इक्वेशन नहीं जाएगी। फिर डायरेक्टली क्या करना पड़ेगा, Na2CO3 प्लस HCl, तो पहले इक्विवेलेंस पॉइंट नहीं, डायरेक्टली Na2CO3 को H2CO3 में भेज देना, क्योंकि नाउ दिस इज द एसिड, है ना, तो ये आपका एसिड बन गया। ओके, तो डायरेक्टली ये लगाना फिर फॉर्मूला। तो सवाल को ध्यान से पढ़ना कि पहली स्टेप में उन्होंने फिनोप्थलीन ऐड किया, सेकंड में मिथाइल ऑरेंज किया, तो वैसे करना है, ओनली मिथाइल ऑरेंज यूज किया तो सेकंड वाला इक्विवेलेंस पॉइंट वही आएगा। ओके, आपको देखो उसमें 3 तरह के सवाल बनते हैं। आपको बोले कि इस टाइट्रेशन में सिर्फ और सिर्फ हमने फिनोप्थलीन यूज किया, तो आपको सिर्फ ये इक्वेशन यूज करनी है। सेकंड में बोला जाए कि भाई आपको क्या किया गया, पहले इक्विवेलेंस पॉइंट पे फिनोप्थलीन, सेकंड पे आपको यूज किया गया मिथाइल ऑरेंज, तो फिर ये इक्वेशन यूज करनी है। थर्ड केस बनता है जब आप ओनली एंड ओनली मिथाइल ऑरेंज यूज करते हो, तो पहला इक्विवेलेंस पॉइंट नहीं आएगा, सेकेंडली ये इक्वेशन अप्लाई करनी है। अब आपको क्या, इसमें देखो एन फैक्टर 2 सोडियम को 2 H+ से रिप्लेस कर दिया गया, तो इसमें अब एन फैक्टर 2 आएगा। ओके, तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl, मिली इक्विवेलेंट क्या होंगे इसका एन फैक्टर, दैट इज 2 इंटू मिलीमोल, और HCl का एन फैक्टर 1 है। तो ध्यान रखना ना, 3 तरह के सवाल बनते हैं। ओके,
अब इसमें एक टाइप सेकंड टाइप का है ना, इसमें देखो इस एक और टाइप पॉसिबल होता है जब यहाँ पे Na2CO3 प्लस NaOH यूज करते हैं, बाहर से हम HCl ऐड कर रहे हैं, तो एक नई इक्वेशन और इंट्रोड्यूस हो जाएगी यहाँ पे। भाई बेस है तो बेस के साथ एसिड यूज होगा, तो उसमें फिर अगेन दो टाइप में डिस्कस करते हैं। भाई फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट जब पहुंचेगा उससे पहले NaOH प्लस HCl की रिएक्शन होगी, NaOH प्लस HCl मिलकर NaCl बनाएगा, प्लस Na2CO3 रिएक्ट करेगा HCl के साथ, तो फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट पे बाइकार्बोनेट प्लस NaCl बनेगा, तो प्रीवियस इक्वेशन थी, साइन फैक्टर 1 आएगा। तो फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट में क्या करोगे, मिल इक्विवेलेंट ऑफ बेस इक्वल टू द मिल इक्विवेलेंट ऑफ HCl, तो यही कि आपने मिल इक्विवेलेंट ऑफ NaOH प्लस मिल इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 इक्वल टू मिल इक्विवेलेंट ऑफ HCl। तो इसमें जो अपन ने इंडिकेटर यूज किया था बच्चे, दैट इज द फिनोप्थलीन, है ना, फिनोप्थलीन हमने यूज किया, ओके, PHH फिनोप्थलीन एज एन इंडिकेटर यूज किया। फिर बोला कि भाई सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट जब पहुंचा NaHCO3 पे फिर HCl के साथ रिएक्ट करेगा, कंपाउंड बनाएगा, तो यहाँ से n फैक्टर 1 ही लेना ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर सारा बेस कंज्यूम हो गया, Na2CO3 इसमें चला गया, तो सेकंड जब अपने मिथाइल ऑरेंज यूज किया तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ दिस इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl, दैट्स इट, है ना, इसमें n फैक्टर 1 आएगा तो मिलीमोल ऑफ NaHCO3 इक्वल टू मिलीमोल ऑफ HCl हो जाएगा, पहला केस है ना, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया। अब सेकंड इसमें बोला जाए, सेकंड वेरिएशन बोला जाए कि हम ओनली मिथाइल ऑरेंज ही यूज कर रहे हैं। जब मिथाइल ऑरेंज यूज करेंगे बच्चों तो पहला इक्विवेलेंस पॉइंट नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या है, बेस आपका ना, तो आपका मिथाइल ऑरेंज एसिडिक मीडियम में वर्क करता है। भाई ये देखो ध्यान से ना, तो ये इक्वेशन तो डायरेक्टली ऐसे कैसे लिखेंगे, तो आप लिखोगे इसमें कि सर NaOH प्लस HCl मिलकर, ये तो भाई शुरुआत में बेस तो रिएक्ट करेगा ही, और ये सेकंड इक्वेशन Na2 प्लस 2 HCl मिलकर H2CO3 लिख देना। फिर आपको क्या करना है, मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट इन दोनों के बराबर। अब ध्यान रखना इसमें n फैक्टर 2 लेंगे, ओके, मिलीमोल्स ऑफ NaOH, दैट इज इसका n फैक्टर कितना होगा, NaOH का 1 होगा, और इसमें होगा 2 इंटू मिलीमोल्स ऑफ Na2CO3, और दैट इज HCl का 1। तो कहानी समझ में आ गई। तो कहानी को ध्यान से ये समझना भाई, पहले सिंपल केस समझ लो कि अब मैं वापस से सवालों में अप्लाई करता हूँ, एक बार फिर से आपको रिकॉल कराता हूँ जल्दी से। Na2CO3 प्लस HCl, तो ऊपर Na2CO3 क्या बचे, एंड बेस है, तो HCl क्या करेगा, बेस के साथ रिएक्ट करेगा। तो पहले बोला जाए भाई सिर्फ और सिर्फ HCl, है ना, कि हमने सिर्फ और सिर्फ मिथाइल ऑरेंज या सॉरी फिनोप्थलीन एज एन इंडिकेटर यूज किया है, तो सिर्फ ये इक्वेशन लिखोगे, पहला इक्विवेलेंस पॉइंट ही आएगा। फिर आप कहोगे कि नहीं, फिर आप कहोगे कि हमने पहले इक्विवेलेंस पॉइंट पे तो फिनोप्थलीन यूज किया है और सेकंड पे मिथाइल ऑरेंज भी यूज किया है, फिर ये वाला इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन फिर लिखोगे, ठीक है, दो इक्वेशन लिखना पड़ेगा। फिर आपको बोला जाए कि सिर्फ और सिर्फ मिथाइल ऑरेंज ही यूज किया गया है, तो पहला इक्विवेलेंस पॉइंट तो आएगा नहीं, डायरेक्टली Na2CO3 ये इक्वेशन लिख देना। तो तीन तरह के सवाल बन गए Na2CO3 प्लस HCl टाइट्रेशन में। सिमिलरली क्या होगा, Na2CO3 प्लस NaOH और मिक्स कर दे तो इसमें एक इक्वेशन एक्स्ट्रा आएगी, पहले वाले में ध्यान समझ में आ गया, क्योंकि पहले NaOH प्लस HCl रिएक्ट करेगा, इक्विवेलेंट NaOH प्लस Na2CO3 के HCl के बराबर हो जाएंगे, पहले इक्विवेलेंस पॉइंट। सेकंड पे बोला जाए मिथाइल ऑरेंज यूज किया, भाई बेस तो खत्म हो गया, पर सेकंड इक्वेशन ये लिख देना। अब आपको बोला जाए कि सिर्फ और सिर्फ ओनली मिथाइल ऑरेंज यूज किया गया, तो ये इक्वेशन तो आएगी नहीं, फिर डायरेक्टली आपको क्या करना, डायरेक्टली सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट की ये इक्वेशन लिख देनी है। ओनली ये मत लिखना है ना NaHCO3, क्योंकि ये जो इक्वेशन जो मैं लिखूंगा ना, ये इक्वेशन ये आपकी इस इक्वेशन प्लस इस इक्वेशन के एडिशन से आएगी। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे ना बच्चे, तो आप ध्यान से देखना NaHCO3 से NaHCO3 कट जाएगा, Na2CO3 प्लस 2 HCl मिलके आपका NaCl और H2CO3 बना लेंगे। अब मैं सवालों में अप्लाई करता हूँ, इन कंसेप्ट को सवालों में अप्लाई करते क्विकली, ओके, जल्दी से देखना ना, जहां तक बेटर क्लियरिटी तब आएगी। ओके, इसमें बोला गया ए मिक्स सॉल्यूशन ऑफ KOH और Na2CO3 रिक्वायर्ड 15 ml ऑफ इतना मोलर HCl सॉल्यूशन व्हेन टाइट्रेटेड विद फिनोप्थलीन एज एन इंडिकेटर। तो फिनोप्थलीन एज एन इंडिकेटर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं बच्चों, तो फिनोप्थलीन एज एन इंडिकेटर मतलब पहला इक्विवेलेंस पॉइंट की बात चल रही है। ओके, तो बोला गया ए मिक्स सॉल्यूशन ऑफ KOH, आपको बोला कि भाई एक KOH दिया गया है और Na2CO3 दिया गया, मतलब बेस प्लस Na2CO3 आपको दिया गया है ना। ए मिक्स सॉल्यूशन ऑफ KOH एंड Na2CO3 रिक्वायर्ड 15 ml ऑफ इतना मोलर HCl व्हेन टाइट्रेटेड विद फिनोप्थलीन एज एन इंडिकेटर। तो फिनोप्थलीन एज एन इंडिकेटर होता है बच्चे ना, तो पहला इक्विवेलेंस आएगा, तो इक्वेशन क्या लिखोगे भाई, KOH प्लस HCl की इक्वेशन लिखोगे, एक इक्वेशन तो ये लिखोगे, दूसरी इक्वेशन लिखोगे Na2CO3 प्लस HCl लिखोगे, तो ये आपका यहां से फिनोप्थलीन यूज किया है, यहां से क्या बनेगा NaHCO3 प्लस NaCl बनेगा, और इधर क्या बनेगा KCl प्लस HCl बनेगा, ठीक है, KCl प्लस वाटर बनेगा ना,
ये बनेगा जब पहला इक्विवेलेंस पॉइंट पहुंचेगा। तो इसमें एन फैक्टर का ध्यान रखना, यहां से एन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ कितना आएगा, 1 आएगा। एन फैक्टर विल बी द 1 इस वाले केस में यहाँ पे ना। तो इसमें बोला गया ए मिक्सचर ऑफ है ना KOH एंड Na2CO3 रिक्वायर्ड 15 ml ऑफ n/10। तो यहाँ पे लिखोगे कि सर मिली इक्विवेलेंट ऑफ KOH प्लस मिली इक्विवेलेंट Na2CO3 इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl जितने यूज हुए। अब मैं कह देता हूं यहां से ना कि सपोज KOH जो है ना उसके x मिलीमोल है यहाँ पे ना, x मिलीमोल KOH है और Na2CO3 के y मिलीमोल है, y मिलीमोल ऑफ Na2CO3। तो यहाँ पे क्या करोगे, मिली इक्विवेलेंट ऑफ KOH। अब n फैक्टर KOH का भी 1 ले लेना भाई, n फैक्टर 1 है, इसका भी n फैक्टर यहाँ पे 1 होगा और HCl का भी n फैक्टर क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ KOH इसके मिलीमोल इंटू n फैक्टर और इसके मिलीमोल इंटू n फैक्टर 1 है। HCl के कितने आ जाएंगे भाई, HCl का जो दिया गया है दैट इज 15 ml 1/20 इंटू 15 दिया गया है। इक्वेशन आ गई x प्लस वाई इक्वल टू 3/4। तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, ये पहली इक्वेशन आ गई। फिर आपको बोला गया है बट द सेम अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन है ना व्हेन टाइट्रेटेड विद मिथाइल ऑरेंज। तो पहला केस तो ये हो गया। फिर बोला गया है जब मिथाइल ऑरेंज एज एन इंडिकेटर हमें यूज करते हैं, पहले तो इस सॉल्यूशन को सिर्फ और सिर्फ हमने फिनोप्थलीन एज एन इंडिकेटर यूज किया था। अब बोला गया केस नंबर 2 में बोला गया है कि ओनली मिथाइल ऑरेंज यूज किया गया है, मिथाइल ऑरेंज यूज्ड है। तो आपको जब अब सेकंड केस हो गया इसका ना, तब जरूरत पड़ती है 25 ml ऑफ सेम एसिड। 25 ml है और कितना दिया हुआ है 25 ml और सेम मोलरिटी की दी गई 1/20 नॉर्मल दिया गया। तो जब ओनली मिथाइल ऑरेंज यूज किया जाएगा बच्चे, तब कौन सी इक्वेशन यूज करोगे, KOH प्लस HCl और Na2CO3 में डायरेक्टली अब इसको पूरा ही करा देना, 2 HCl है ना, n फैक्टर 2 आएगा दैट इज H2CO3 प्लस NaCl है ना, तो 2 NaCl आएंगे। तो ये इक्वेशन आएगी आपकी ना, प्लस यहां से बन जाएगा आपका KCl प्लस वाटर। तो आप क्या करोगे, यहां से करोगे सर मिली इक्विवेलेंट ऑफ KOH प्लस मिली इक्विवेलेंट Na2CO3 इक्वल टू द मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl। ठीक है। अब ध्यान रखना इसमें एन फैक्टर जो यूज करोगे, एन फैक्टर इसका 2 यूज करोगे, 2 सोडियम रिप्लेस हो गए, यहां से एन फैक्टर इसका 1 ही यूज करोगे और KOH का भी एन फैक्टर 1 ही यूज करोगे। तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ KOH इसके तो x मिलीमोल थे है ना, x मिलीमोल थे इसके, एन फैक्टर 1 होगा, इसके y मिलीमोल, इसका एन फैक्टर 2 होगा। और आपको जो बोला गया था सवाल में कि अब जरूरत पड़ती है 25 ml की, बट इसका जो कंसंट्रेशन है सेम एसिड है, मतलब 1/20 नॉर्मल, तो 1/20 इंटू 25 ओके, 25 ml की जरूरत पड़ती है 1/20 इंटू 25 ml है ना। तो ये वाला वैल्यू कितना हो गया, x प्लस 2y इक्वल टू द 5/4। तो ये 5/4 हो जाएगा, x प्लस 2y इक्वल टू 5/4। तो नाउ दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। आपसे सवाल में क्या पूछा गया, सवाल थोड़ा सा बड़ा होता है बट सिंपल होता है। अमाउंट ऑफ KOH प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, कितना KOH रहा होगा। देखो x प्लस वाई 3/4 है और x प्लस 2y, तो 2 माइनस 1 कर लो ना, 2 माइनस जब 1 करोगे तो y का वैल्यू आ जाएगा 5/4 माइनस 3/4 दैट इज इक्वल टू हाफ। तो y का वैल्यू हाफ आ गया और x का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चे यहाँ से, तो इसमें हाफ रखो तो 5/4 माइनस 1 ये कितना होगा 1/4 आ जाएगा। अब आपसे लेकिन इसमें पूछा गया है अमाउंट ऑफ KOH कितना होगा, तो ये तो आ गया आपकी मिलीमोल है ना, तो मिलीमोल ऑफ KOH जो आ गया दैट कम्स आउट टू बी द 1/4 और मोल ऑफ KOH अगर मैं बोलूं दैट विल बी द 1/4 इंटू 10 की पावर -3 और वेट ऑफ KOH, भाई KOH कितना रहा होगा दैट इज 1/4 इंटू 10 की पावर -3, मोलिकुलर वेट कितना होगा 39 प्लस 1 40 दैट इज 56, कितना आ गया 1 ओके, ये वाला वैल्यू कितना आ गया 1 4 इंटू 10 की पावर -3, 14 इंटू 10 की पावर -3 आपका आंसर रहेगा, तो 40 दैट इज 0.014। तो यार ये सवाल काफी पॉपुलर होता है ना। एक और सवाल में ट्राई करते हैं, ये अगेन PYQ है, कोई देखो जेईई मेंस में आता है, ये रैंक डिसाइडर सवाल होते हैं, दीज आर द रैंक डिसाइडर क्वेश्चंस है ना। अब इसको देखो, अब इसमें बोला गया 0.4 ग्राम मिक्सचर ऑफ NaOH और Na2CO3। अब उन्होंने क्या लिया है, ये Na2CO3 लिया है
प्लस उन्होंने NaOH लिया है, लेकिन इसका वेट जो लिया है बच्चे वो 0.4 ग्राम है, मिक्सचर का वेट। कुछ इंप्योरिटी होगी, बस केवल प्योरिटी रिएक्ट करती है। हाँ, तो इसको पहले टाइट्रेट किया गया विद HCl यूजिंग फिनोप्थलीन एज एन इंडिकेटर। फिनोप्थलीन एज एन इंडिकेटर है ना। तो जब पहला इक्विवेलेंस पॉइंट आता तो 17.5 ml ऑफ HCl रिक्वायर्ड एट द एंड पॉइंट। तो इतना ml आपको HCl का जरूरत पड़ता है एट द एंड पॉइंट, है ना। ओके, ठीक है, इतना HCl का जरूरत पड़ता है। फिर आगे बोला गया है, अच्छा यहाँ पे है ना 17.5 ml, तो एक बार मैं देख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इस सवाल में है ना कुछ तो ना कि कंसंट्रेशन मिसिंग है, सॉरी नॉर्मलिटी मिसिंग है। ओके, यहाँ पे नॉर्मलिटी मिसिंग है, चलो ठीक है। तो सवाल का मैं तरीका बता देता हूँ आपको ना, इस सवाल का तरीका मैं बता देता हूँ। यहाँ पे सवाल में एक्चुअली नॉर्मलिटी मिसिंग है ना, तो एक बार जल्दी से क्विकली अपन है ना एक बार देख लेते हैं इसको ना। नॉर्मलिटी का डेटा मिसिंग है 17.5 ml ऑफ, यहाँ पे नॉर्मलिटी मिसिंग है ना भाई, कितना नॉर्मल HCl था ना, नॉर्मलिटी ऑफ HCl मिसिंग है सवाल में, ठीक है। अब देखो इसको करना है, कैसे करना है ना। अब सेकंड एंड पॉइंट पे उन्होंने फिर मिथाइल ऑरेंज यूज किया गया, और तब इतना आपको 1.5 ml ऑफ सेम HCl वाज रिक्वायर्ड। ओके, तो इतना सेम ml HCl की जरूरत पड़ती है, तो उसमें मतलब नॉर्मलिटी भी वही है। तो वेट परसेंटेज ऑफ Na2CO3 क्या होगा भाई, ये सेम सवाल हो गया ना। इसमें पहला फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट पे जो इक्वेशन लिखोगे ना, फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट पे जो आप इक्वेशन लिखोगे बच्चे, तो वो क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि सर HCl रिएक्ट करता है NaOH के साथ, NaOH प्लस HCl मिलके बनाते हैं NaCl प्लस वाटर, ठीक है। और Na2CO3 जो रिएक्ट करता है पहले इक्विवेलेंस पॉइंट पे, जब हम यूज करें फिनोप्थलीन एज एन इंडिकेटर, ये बन रहा है बाइकार्बोनेट NaHCO3, ओके, NaHCO3 प्लस NaCl बन रहा है, ठीक है। तो इसमें एन फैक्टर जो लोगे बच्चों, एन फैक्टर लेना पड़ेगा आपको 1, इसका एन फैक्टर हो जाएगा 1, और इसका एन फैक्टर 1 है ही, और इसका भी एन फैक्टर कितना है 1 है ना, एन फैक्टर 1 है। तो आप मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 इक्वल टू HCl के बराबर कर दोगे। अब इसमें मैं ले लेता हूँ भाई इसके जो मिलीमोल है बच्चे ना, x मिलीमोल इसके ले लो, x मिलीमोल इसके ले लो, सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, और इसके NaOH के y मिलीमोल ले लो, y मिलीमोल NaOH के ले लो। तो आप क्या इक्वेशन लगाओगे यहाँ से, मिली इक्विवेलेंट बराबर करोगे ना, मिली इक्विवेलेंट बराबर करोगे तो भाई मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH कितना है y इंटू एन फैक्टर 1, तो y इंटू 1 प्लस Na2CO3 के हो जाएंगे मिलीमोल है x, सॉरी x मिलीमोल है x इंटू 1, ठीक है, x इंटू 1 इक्वल टू, यहाँ से HCl कितना हो जाएगा भाई, HCl की नॉर्मलिटी अपने को सवाल में मिसिंग है ना, अभी मैं बताता हूँ, दैट विल बी 17.5, ओके, शायद आई थिंक 1 नॉर्मल हो सकता है ना, ये 1 नॉर्मल, चलो इसको 1 नॉर्मल लेके चल लेते हैं ना, 1 नॉर्मल आई थिंक, एक बार देख लें शायद 1 नॉर्मल ही है। तो यहाँ से x प्लस वाई का जो वैल्यू आ जाएगा, x प्लस वाई का जो वैल्यू आ जाएगा बच्चे, दैट कम्स आउट टू बी द 0.1 नॉर्मल है ना, आई थिंक दिस इज 0.1 नॉर्मल, 0.1 नॉर्मल है सवाल में ना, ये कितना आ जाएगा 0.1, तो आ जाएगा 1.75, पहला इक्वेशन है ना 1.75। फिर आपको देखो क्या बोला गया, पहला इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया, आफ्टर दिस मिथाइल ऑरेंज वाज एडेड, मिथाइल ऑरेंज में सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा। तो सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट की अगर मैं बात करूं, सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट है ना, तो सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या होगा बच्चे, अब आपका जो NaOH है सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या होगा, सारा का सारा NaOH कंज्यूम हो गया, Na2CO3 इसमें चला गया, इधर देखो सोल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, तो ये कौन सा बेस है, ठीक है। तो सेकंड इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या होगा, आपका NaHCO3 HCl के साथ रिएक्ट करेगा, ओके, तो क्या बनाएगा यहाँ से H2CO3 प्लस NaCl बनाएगा। अब आपको ध्यान रखना है, अब Na देखो, अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना, Na2CO3 के आपने अगर x मिलीमोल लिए है, तो ये एक ही देगा, तो इसका भी x ही बनेगा ना, x मिलीमोल ही बनेंगे इसके, आपका जो आएगा ये x मिलीमोल है, x मिलीमोल है, ओके। और HCl कितना दिया गया है, HCl दिया गया 1.5 ml, 1.5 ml और 0.1 नॉर्मल दिया गया, ठीक है। तो यहां से वैल्यू कितना लगाओगे, आप यहां से करोगे सर मिली इक्विवेलेंट इसके बराबर इसके करोगे, इसका एन फैक्टर 1 आएगा, x इंटू 1 इक्वल टू 1.5 इंटू 1,
ठीक है, तो वैल्यू ऑफ एक्स कम्स आउट टू तो 1.5 आ जाएगा। तो आप यहाँ से करोगे सर मिली इक्विवेलेंट NaHCO3 इज इक्वल टू द मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl, बराबर करोगे ना, यहाँ से अब इसका n फैक्टर 1 लोगे, x का वैल्यू आ गया 1.5। तो आपसे पूछा क्या गया था, परसेंटेज वेट ऑफ Na2CO3 इन द मिक्सचर, तो परसेंटेज वेट कितना आ जाएगा, परसेंटेज वेट Na2CO3, भाई देखो इसका कितना आ गया, अब ये लेकिन ये क्या आ रहा है बच्चे, दैट इज द मिलीमोल, ये मिलीमोल आ रहे हैं ना, मिलीमोल आ रहे हैं, परसेंटेज वेट कितना आ जाएगा, तो इसका मोल हो गया 1.5 इंटू 10⁻³ इंटू मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर दो, इसका मोलिकुलर वेट कितना है 106, तो ये आपका वेट आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 0.4 ग्राम मिक्सचर का वेट था, 0.4 इंटू 100 करोगे, इंटू 100 कर दो आप, यहां से जो वैल्यू आएगा बच्चे दैट इज 1.5 इंटू 106/4, ठीक है, 5/4 करोगे तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा आपका ना 1.5 इंटू दिस, है ना, और ये वाला वैल्यू आ जाएगा 3/2, है ना। तो परसेंटेज में देखो ना, परसेंटेज वेट, अब आपको एक बार ध्यान से देखना है, ये 1.5 मिलीमोल आ रहा है ना आपका, एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है, तो सही है ना, यहाँ पे एक बार देख लो, एक्स का वैल्यू आ गया, यहाँ से कितनी वॉल्यूम यूज की गई है, 1.5 ml यूज की गई है, कितना यूज किया गया है ना, 1.5 ml या 10.5 ml यूज किया गया, ठीक है, अपन चलो डेटा में जो दिया गया वही ले लेते हैं ना, 1.5 ml ले लेते हैं, अपना वैल्यू जो आ रहा है, एक्स का वैल्यू आ रहा है 1.5, ठीक, लेकिन आपसे पूछा क्या गया वेट परसेंटेज, तो x मिलीमोल आ गया, तो 1.5 मिलीमोल आ गया, तो मोल कितना आ गया 1.5 इंटू 10⁻³ और इसका मोलिकुलर वेट कितना आ गया, निकाला 46 और 12 48, तो हाँ 106, तो शुरुआत में कितना वेट दिया गया 0.4 ग्राम दिया इंटू 100, ये आ गया 106 इंटू 1.5/4 आ गया, है ना, तो ये वाला वैल्यू आपका आ जाएगा, लेकिन क्या ये वैल्यू बड़ा आ रहा है क्या, तो इसको अगर करोगे ध्यान से दैट इज 3/2 इंटू 106/4, या इधर देखो वैल्यू कितना आएगा, यहाँ से अगर आप काटोगे तो ये आ गया 5 और 3, ठीक है, इंटू 100 भी आपने कर लिया इसको ना, तो 100 भी आपने कर लिया, यार ये परसेंटेज बड़ा आ रहा है ना, ये परसेंटेज बड़ा आ रहा है, ओके, ये परसेंटेज बड़ा आ रहा है, अगर इसकी अगर मैं बात करूंगा तो कितना आ रहा है, ठीक है, देखो यहाँ पे एक बार मैं डेटा चेक कर लेता हूँ, एग्जैक्टली यही सवाल था क्या, सर मुझे इसमें गड़बड़ लग रहा है ना, जो वैल्यू आपको दी गई है, वैल्यू जो दी गई है ना HCl का ना, सेम HCl वाज रिक्वायर्ड, तो यार अगर सेम HCl अगर नॉर्मलिटी देखो ना, यहाँ पे गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 0.1 नॉर्मल दिया गया ना, 0.1 नॉर्मल दिया गया, तो दिस विल कम्स आउट टू 0.15, 0.15 आएगा, 0.1 है ना, 0.15 आएगा ये, और 0.15 आएगा, तो ये वाला वैल्यू आप देखिए ध्यान से ना, 0.15 है, तो ये 0.15 आएगा, ठीक है, अब वैल्यू देखो ध्यान से, अब वापस से कैलकुलेशन करो, पॉइंट बनता अपन 1 नॉर्मल ले लिया था, हाँ जी जल्दी से देखिए, जल्दी से देखिए इसका वैल्यू कितना आएगा, हाँ अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना, तो ये वाला वैल्यू आएगा आपका, ऊपर करोगे है ना, तो 0.15 इंटू 106/4 आएगा, 5/4 आएगा, ये वाला वैल्यू कितना हो गया, है ना 0.15 है, तो आराम से आप निकाल सकते हो क्या इसको, तो ना 15 बाई तो 3 है ना, तो ये देखो 1.06, तो ये हो गया 15 है ना, 1.06 अप्रोक्सीमेटली बाई 4, तो 1.06 से मल्टीप्लाई करो तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, ओके 3, हाँ तो मतलब अप्रोक्सीमेटली इंटीजर में आंसर आ जाएगा 4, तो 4% आपका नियरेस्ट इंटीजर में आपका आंसर आ जाएगा इस सवाल को ना, ठीक है। अब ये 23 का सवाल था, इसको आपको होमवर्क में आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन उन्होंने पता क्या दिया है इस सवाल में, मैं बताता हूँ, बोला गया है 20 ml ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाज कंज्यूम्ड व्हेन इट रिएक्टेड विद इतना ml ऑफ अननोन सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, तो पहला इक्वेशन जो लगाओगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का H2SO4 के साथ इक्वेशन करोगे, ओके, तो ये आपस में आना, पहला इक्वेशन तो ये होगा, यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट प्लस आपका बन जाएगा वाटर, तो इसमें एन फैक्टर का जो वैल्यू आएगा बच्चे दैट इज 2, इसका भी एन फैक्टर का वैल्यू आएगा 2, उन्होंने सेपरेटली 2 टाइट्रेशन कराए हैं, बोला गया है 20 ml ऑफ एन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
was consumed when it was reacted with 10 ml। आपको जो बोला गया है ये 20 ml बोला गया है reacted with 10 ml 10 ml H2SO4 सॉल्यूशन के साथ। अब मैं इसकी नॉर्मलिटी N2 बोल देता हूँ, इसकी N1 बोल देता हूँ। ओके, तो आप यहां से क्या करोगे, चलो है ना, तो नॉर्मलिटी N1 इंटू 20 इक्वल टू द N2 इंटू 10। यहां से वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 2N1 इक्वल टू N2 आ जाएगा। और ये सेम बात है क्योंकि एन फैक्टर 2 है, दैट इज 2M1 इक्वल टू M2 आएगा। क्योंकि दोनों का एन फैक्टर क्या है, इसका एन फैक्टर 2, इसका एन फैक्टर 2 आएगा। तो ये पहला इक्वेशन है ना। फिर बोला गया ऑल्सो 20 ml स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ HCl कंटेनिंग 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनोप्थलीन। अब फिनोप्थलीन एज एन इंडिकेटर यूज किया गया ना, फिनोप्थलीन ओनली फिनोप्थलीन एज एन इंडिकेटर यूज किया गया, वाज ट्राइटेटेड विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब आपको बोला गया है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शंस है ना आपको HCl के साथ कराई गई है, और वो है 0.5 मोलर और ओके, और कितना बोला गया 20 ml है। तो ये क्या बनेगा यार, अब ये तो स्ट्रॉन्ग है ना, अब इसमें तो कोई ये स्ट्रॉन्ग है तो ये डायरेक्टली आप यहाँ पे करोगे CaCl2 प्लस वाटर करोगे। फिनोप्थलीन ही यूज किया गया ना, टाइटेड विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, द मिक्सचर शोज पिंक कलर। और ब्यूरेट में जो रीडिंग आती है ना, इतना ml आती है इनिशियली, इतनी ml आपकी रीडिंग आती है ना। तो ब्यूरेट शोज, तो स्टार्टिंग में ब्यूरेट में जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था वो इतना था, फाइनली इतना हो गया। तो अगर आप यहां से करोगे तो कितना करोगे, इसका एन फैक्टर 2 लोगे, N2 इंटू V2 कितना करो, शुरुआत में इतना था, फाइनल 25.5 तो 10 हो गया, डिफरेंस 10 का आ गया। और ये कितना करोगे 0.5 इंटू 20, एन फैक्टर 1 है। आपको यहां से ये है ना, सॉरी ये वाला वैल्यू है ना, इसको N1 बोल दो, क्योंकि N1 क्या है, मैंने यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की नॉर्मलिटी N1 ली है। कितना आ गया, N1 का वैल्यू कम्स आउट टू बी द वैल्यू ऑफ N1 कम्स आउट टू बी हियर टू बी कितना हो गया भाई 2 और 1 आ गया, N1 आ गया 1। तो यहाँ से अगर मोलरिटी की वैल्यू करूँ मैं, मोलरिटी तो ये आ जाएगा 1/2 है ना, क्योंकि इसका एन फैक्टर कितना होता है 2 होता है। तो M2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो आपसे यहाँ से पूछे कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4, तो हाफ रखोगे तो आंसर आ जाएगा 1 आ जाएगा। यार सवाल दिखने में बड़े होते हैं बट इसको ना सही से आप करना, क्योंकि यार ये दीज क्वेश्चंस आर द रैंक डिसाइडर। ये सवाल को सही से पढ़ना, बड़ा सा सवाल दिखता है बट आसान सा होता है ना। इस सवाल को फिर से आप ट्राई कर सकते हो, वापस से पढ़ना। उन्होंने बोला गया 20 ml ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाज कंज्यूम्ड व्हेन इट इज रिएक्टेड विद द इतना। तो उन्होंने एक सेपरेट टाइट्रेशन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और आपका H2SO4 का कराया है उन्होंने सेपरेट, एक पार्ट सेपरेटली इधर है। फिर उन्होंने बोला है जब आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था ना, तो है ना ऑल्सो 20 ml स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ इतना HCl कंज्यूम हो जाता है जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जब टाइट्रेशन करते हैं, जब फिनोप्थलीन एजेंट इंडिकेटर हम यूज करते हैं। ओके, पिंक कलर है ना। तो ब्यूरेट में जो रीडिंग आती है शुरुआत में 35.5 थी, फाइनल 25.5 हो जाती है, तो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 10 ml कंज्यूम होता है। तो वही मैंने यहाँ पे यूज किया। तो M1 है ना, M1 हाफ क्यों आ गया, क्योंकि नॉर्मलिटी इंटू मोलरिटी करो, नॉर्मलिटी हो गया मोलरिटी इंटू एन फैक्टर 2 आएगा। यार इस सवाल को ना फिर से आप ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ से अगर देखोगे ना तो टाइट्रेशन, यार ये तरह के सवाल जो आते हैं दैट इज द रैंक डिसाइड है, तो इनको सही से आप करना। और बाकी जीएमपी भी आप अटेम्प्ट कर रहे होंगे, जिसको हम बोलते हैं प्रेडिक्टर पेपर्स है ना। प्रेडिक्टर पेपर्स में क्या होता है बच्चे, आप टीचर खुद बनाते हैं, और सेम इसी तरह का पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको ना, कि यार इसी तरह के सवाल हमने जेएमपीपी में भी किए थे। और आपको लगेगा कि नहीं उस दिन एग्जाम वाले दिन कि आप कोई नया पेपर दे रहे हो, तो आपको लगेगा कि आपको जेएमपीपी का पेपर ही दे रहे हो। बाकी यहाँ पे क्वालिटी कंटेंट आप फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं। अगर JE1 एप्लीकेशन आपने डाउनलोड नहीं की, पीवाई की खोजना में जाके अब रिडोक्स के बाकी और सवाल आप प्रैक्टिस कर लेना ना। तो एंटी बेस यूजर इंटरफेस में जो मैंने बताया, तो सारे है ना, वैसे पीवाई की खोजाना में जाके रिडोक्स के सवाल आप प्रैक्टिस कर लेना। और J25 के अंदर आपको लगता है यार कि कुछ सब टॉपिक्स मेरे अभी भी वीक है, और कि कुछ है ना इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, तो डायरेक्टली जाके ग्रेविटी बेच में लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। यस, कि आप रिकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं ना। जिनको लगता है कि सर मैंने सब कुछ पढ़ लिया, मुझे कुछ चैप्टर्स की अभी है ना और प्रैक्टिस करना, बूस्टर सेशंस है, रिवीजन DPP सब कुछ आपको यहाँ पे मिलता है, और ग्रेविटी के साथ आपको ऑलरेडी JMPP का पूरा एक्सेस आपको मिलता है। ओके, तो इंडिविजुअली आप JMPP एक्सेस कर सकते हैं बच्चों। और सो थैंक यू एवरीवन फॉर योर टाइम। तो इस वीडियो को यार है ना, इसमें इट्स अ गेम ऑफ प्रैक्टिस टोटली है ना, तो अलग अलग तरह के सवालों को अब और भी आप प्रैक्टिस करते रहे। बाय बाय एंड टेक केयर।